हेलो, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड एंड ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज संपूर्ण रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है विद्युत धारा तथा उसका ऊष्मीय प्रभाव। इस टॉपिक में हम लोग जितनी भी बातें करेंगे सारी करंट से रिलेटेड, और करंट से क्या उसमें प्रभाव होता है उसका, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है उसका, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर किया है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए थे जिसका नाम था मानव नेत्र और प्रकाश का अपवर्तन, लेंसों के बारे में सारी बातें की थी। लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है। जिस दृढ़ विश्वास के साथ, जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने संपूर्ण रिवीजन सीरीज को शुरू किया था, आज उसका कह सकते हैं सेकंड लास्ट वीडियो आपके सामने है। इसके बाद ओनली एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। देन कक्षा 10th की संपूर्ण फिजिक्स का रिवीजन हम लोगों ने केवल और केवल लगभग 6 वीडियो में कवर किया है। यदि आप इन 6 वीडियोस को बार बार देखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके बाहर क्वेश्चन देखने को आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड होंगे, इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखेंगे। जब हम आपको यहां पर लाइव आपको रियल एनालिसिस कराएंगे उसका कि कैसे कैसे टॉपिक्स कहां से पूछा जाएगा, जब आप निश्चित मान सकते हैं कि जो फिजिक्स बाय आशीष सर के साथ जो हम लोगों ने मेहनत की थी वो आज काम कारगर सिद्ध हो रही है। विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करिए निरंतर, मैं आपके साथ हूं। जो भी सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जिस तरीके से हम अभी समाधान में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आपकी निरंतर समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। चलिए समय न गवाते हुए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स की, जिसका नाम है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रवाह। दूसरे पर हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। 4th नंबर पे हम लोग बात करेंगे दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। 4th नंबर पे के बाद जो 5th नंबर आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर 6th नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दाएं हाथ के आपका दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। 6 नंबर पे पूछे जाने वाला सबसे बेहतरीन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिलेंगे बाएं हाथ का नियम क्या होता है, लिखिए। 6 के बाद 7 के बाद 8 नंबर जो आता है वो पूछा था कि दाएं हाथ के हथेली का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट 9 नंबर जो आपके टॉपिक्स में हम लोग आज बात करेंगे, एक समान क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट 9 के बाद 10 नंबर जो आता है वो आता है वायो सावर्ट का नियम क्या होता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस पर बात करेंगे। 11वें नंबर पर जो बात करेंगे वो अनंत चालक के कारण कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो 12 नंबर है वो आपका लॉरेंज बल है तथा आवेशित कण पर लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि वो घूम रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। टॉपिक्स बड़े सिंपल है, बड़े सरल है, और यहां से क्वेश्चन लगभग आपको बता दें कि चुंबकीय प्रेरण, और यहां से 6 से 7 नंबर का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग हम कह सकते हैं 8 नंबर भी कहें तो कहीं कोई बड़ा इशू नहीं होगा। लगभग 7 से 8 नंबर का यहां से आपको देखने का मिलेगा। जो वीडियो 4th नंबर का और 5th नंबर का जो आने वाला वीडियो होगा उसमें आप लोग अगर इन चीजों को पढ़ के जाते हैं देन आपका बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा और उसका चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, प्रभाव मतलब इफेक्ट। जब हम किसी चालक में करंट को फ्लो कराते हैं, जब भी हम मान के चलिए चालक कल बताया था कि इसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, वो चालक कहलाते हैं। जब हम किसी चालक में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें एक उत्पन्न होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, या कह सकते हैं उसके आसपास एक बन जाता है आपका फील्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इसके पास में यदि हम कोई लोहे पदार्थ को लेके आएंगे, इसके आसपास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इसके पास में जब हम कोई लोहे की चीजें लेके आते हैं तो वो अपनी ओर क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब किसी धारावाही चालक में हम लोग धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें उसके आसपास एक क्षेत्र बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तथा इस गुण को बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह। प्रवाह नहीं, प्रभाव, इफेक्ट। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरी बात आती है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब भी बात आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको एक कैपिटल बी में याद रखना है कि कैपिटल बी को प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से।
इतनी बातें क्लियर है। इसको जानने से पहले हम लोग चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके से बल होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अट्रैक्ट या फिर प्रतिकर्षण अट्रैक्ट करने का जो काम करता है, एक बल ही तो करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके से बल का ही काम करता है। जब क्या हो, किसी चालक में, कोई चालक है, इसकी लंबाई L है, ठीक है ना, इसमें धारा I बह रही है। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तब इस पर लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B कहलाता है। आगे बस समझ में, यानी कि B बराबर F होगा। कब? B बराबर F होगा यदि इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं यदि जो चालक तार है उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तथा उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो, 1 मीटर हो। एकांक लंबाई, एकांक आपका धारा में बहती है किसी भी चालक में, तब उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान होता है बल 1 न्यूटन के बराबर कह सकते हैं, या उस बल के बराबर F को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा उसकी लंबाई की 1 मीटर की लंबाई में बहाई जाए तो उसमें उत्पन्न जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक निकालने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। कभी मात्रक पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है तो आपको क्लिक करना है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी एक टेस्ला, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। कभी पूछे एक टेस्ला की डेफिनेशन, अगर क्या पूछी, एक टेस्ला की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या करना है, उसमें सीधा सा कोई चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर, ठीक है ना, तथा उस पर लगने वाला जो बल हो 1 न्यूटन हो। कितना हो, 1 न्यूटन। तब टेस्ला कितना होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो 1 टेस्ला होगा। अर्थात कोई चालक की लंबाई अगर 1 मीटर ले, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर ले और उस पर लगने वाला बल यदि 1 न्यूटन लगे, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। जब भी भूलने लगो एग्जाम हॉल में तो क्या करना है, एक क्या लेना है, चालक को मान लेना, एक पेन ले लिया, ठीक है ना, वो आपका क्या है, चालक है मतलब उसमें क्या करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग दिमाग लगाएंगे। उसकी लंबाई मान लेंगे L है और उसमें बहने वाली धारा I है और इस पर लगने वाला बल कितना है, F है। इन तीनों का मान यदि 1 कर दिया जाए तब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान 1 टेस्ला होने वाला है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं के बाद पहले एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, चुंबक के बारे में क्या होते हैं। चुंबक का बहुत नाम सुना है, ठीक है ना, चुंबक का बहुत नाम सुना है। आज चुंबक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है चुंबक। ये रही, मान के चलिए चुंबक, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी चुंबक जब भी बनेगी उसके पास होंगे 2 पोल। 2 पोल मतलब 2 ध्रुव होने वाले हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। एक साइड नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। हिंदी में अगर कहें तो उत्तरी ध्रुव, और अगर उसको एस को बोले तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। कोई भी चुंबक होगी उसके पास 2 हमेशा पोल होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब मान के चलिए इस चुंबक को आपने तोड़ दिया और इसके कर दिए 2 पार्ट, इस तरीके से ये रहे 2 पार्ट। तो ये 2 चुंबक में जब टूट जाएगी तो इसके पास भी आपके पास 2 पोल होने वाले हैं। इस चुंबक का एक N एक S, इस चुंबक का भी एक N और एक S। अगर इसको भी आप तोड़ दोगे 4 में तो उसके भी जितने भी 4 पार्ट होंगे उनमें भी हर चुंबक के पास 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा, इतनी बातें सर समझ में आ गई कि अगर कोई भी चुंबक होगी तो उसके पास 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा, चुंबक की ये क्वालिटी होती है जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, क्या किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी आके रुकेगी वो। अर्थात ऊपर वाला सिरा आपको नॉर्थ को दिखाएगा और नीचे वाला सिरा आपको साउथ को दिखाने वाला है। हमेशा याद रखना, वो आपकी दिशा से भी पता चल जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब कभी कभी सर ये बताइए हमें, ये घटना होती है कि कभी कभी चुंबकें चिपकती नहीं है और कभी कभी बहुत जल्दी चुंबक चिपकती है, उसका कारण बता दीजिए। आप चुंबक के बारे में बता ही रहे हैं, सुन लीजिए। आपके चलिए मान के चले हमारे पास 2 चुंबक रही, ये हैं 2 चुंबक होंगे, दोनों के पास अपने अपने पोल होंगे, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। इतनी बातें क्लियर है। ये नॉर्थ ये साउथ, इसका ये नॉर्थ ये साउथ। अब हम क्या करें, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ अगर लाएंगे, इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ अगर लाएंगे तो ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी कि चुंबक चिपक जाएगी। अब ऐसा करें, इस चुंबक को उठा के ऐसा कर दें,
ठीक है ना। तो ये नॉर्थ, ये भी सॉरी ये साउथ, ये भी साउथ, दोनों साउथ साउथ। जब इसको पास में लाएंगे तो ये फिर नहीं चिपकने वाली हैं। तो वहां पर जादू नहीं होता है कोई, जब हम चुम्बक चिपकाते हैं कि वो चिपक नहीं रहे तो जादू हो रहा है, नहीं, वहां पर अपनी फिजिक्स लग रही होती है। उसके नॉर्थ और नॉर्थ पोल जब पास में लाओगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब हटाने का काम करते हैं। और साउथ साउथ जब मिलाएंगे तो वो भी प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि सेम पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए, इतनी बात अगर क्लियर होगी तो हमें पता है कि जब चुंबक होता है या फिर कोई धारावाही चालक होता है, वो करता है क्या, बनाता है, वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मान के चलिए इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र आपने बना लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में बना लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये वाला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को समझने के लिए बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें खींचते हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। वक्रताकार खींचते हैं इसलिए वक्र बोलते हैं। वे निष्कोण वक्र हैं जो उस चुंबकीय क्षेत्र पर चलते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिए जाता है, कहलाती हैं बल रेखाएं। ठीक है ना। और ये बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती हैं इस तरीके से, ये ठीक है। और यहां से जब वो निकलेंगी तो इस तरीके से वो निकलती हैं, ठीक है ना। यहां से ऐसे निकल जाएंगे, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे यहां से प्रवेश और अंदर से जो होती हैं वो इस तरीके से जाती हुई हमें प्रतीत होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। ऐसा अगर आप डायग्राम बना दोगे किसमें, चुंबकीय बल रेखाओं में, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। यहां से क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिलेगा या तो आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो ये कहेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वे कभी एक दूसरे को काटती हैं क्या, तो आपको टिक करना है, नहीं काटती हैं। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। कारण सुनिए, कारण यह है कि यह देखा गया कि अगर हमने कोई चुंबकीय बल रेखा ली, उसके किसी कोई पॉइंट लिया, उस पर क्या लिया, एक कोई पॉइंट लिया, उस पर हमने स्पर्श रेखा खींची इस टाइप से, मान ली एक पॉइंट और लिया, इस पर स्पर्श रेखा खींची, तो जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और ये चुंबकीय जो बल रेखाएं आपने खींची हुई हैं वे एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। कारण ये है, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। अगर वो पूछा जाए कि दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, कारण बताइए, तो आपको लिखना है दो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या या चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होंगे, जो कि असंभव है। इतनी बातें क्लियर है। दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला कि जो चुंबकीय बल रेखाएं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। और दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद चलते हैं हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर। दाएं हाथ का अंगूठा समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि ये तीनों नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का पेंच दक्षिणावर्ती पेंच नियम, और तीसरा दाएं हाथ के हथेली का नियम। तीनों जो नियम हैं वो रिलेट करते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र बी और बहने वाली धारा के संबंध में को बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ होगा और जो बहने वाली धारा है वो कहाँ पे होगी, ये बताते हैं तीनों नियम। तीनों नियम में पहला नियम जानते हैं। पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। ये नियम ये कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि जो उंगलियां हैं और जो अंगूठा है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो, ठीक, क्या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार मोड़े, इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार मोड़े कि जो अंगूठा है उसमें यदि धारा बह रही है, क्या बह रही है, धारा, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर कभी भी आपसे आ जाए क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना देना है। ये आपका क्या है, अंगूठा है, क्या है, ये अंगूठा है।
ये यदि धारा को प्रदर्शित करेगा आई को, तो ये जो लाइनें होंगी आपकी, सॉरी ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली हैं। अगर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आ जाए तुरंत लिख देना, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो बहने वाली धारा तथा जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। बात खत्म। ये डायग्राम जरूर बना देना। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर साइंस का पेपर है, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, मैथ का पेपर निकल चुका है, उसमें जहां पे भी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़े बिल्कुल बनाइए, बेझिझक होकर बनाइए। जहां पर भी डायग्राम की आवश्यकता है आप डायग्राम जरूर बनाइए। जैसे यहां पर डायग्राम बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसे पता होगा कि आप निश्चित है पढ़ के आए हैं, चीजों को समझ के आए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है। इतनी बातें क्लियर होती है। दूसरा नियम पे चलते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणा पेंच नियम, सेम इसी से रिलेट करता है। उसमें क्या होता है, पेंच है तो पेचकस लेना पड़ेगा, ये ले लिया पेचकस, ठीक, पेचकस ले लिया। दक्षिणा पेंच सॉरी जो आपका मैक्सवेल थे उन्होंने दक्षिणा पेंच नियम इसलिए दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर पेचकस को आप दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो पेचकस की नोक है वो बहने वाली धारा की दिशा में हो, कहां हो, बहने वाली धारा की दिशा में, और जब आप खोलेंगे इसको तो अंगूठे की दिशा बताएगी किसको, चुंबकीय क्षेत्र बी को, ठीक है ना। यानी कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार पेचकस को दाएं हाथ से हम इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार पकड़ें कि जो चुंबकीय आपका बहने वाली धारा है वो उसकी नोक को बताए, तथा जिस ओर हम खोल रहे हैं दक्षिणावर्ती, तो जो दक्षिणावर्ती खोलेंगे जो अंगूठा उस साइड जाएगा जिस साइड, वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। इतनी बातें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये दाएं हाथ का हथेली का नियम है, तो इसमें निश्चित है हथेली का यूज करना है। लो ये हथेली रही आपके सामने, हथेली ली, दाएं हाथ फैलाना है। कौन सा दायां हाथ फैलाना है, तो दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि यदि अंगूठा में बहने वाली धारा हो, यदि जो अंगूठा हो बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तब जो फैली हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसे दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। बड़े आराम से, बड़े सिंपल तरीके से यहां से आपको क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिल सकता है, ये मैं आजा अंदाज लगा सकता हूं, ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, यदि तो जो फैली हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। इसे कहते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। नेक्स्ट बात आती है फ्लोइंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लोइंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये फ्लोइंग के दोनों नियम है। कभी पूछा जाए फ्लोइंग के दोनों हाथ के नियम लिखो, तो आपको दोनों नियम लिखने हैं, ठीक है ना। फ्लेंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों ये फ्लेंग है, ठीक है ना। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम ये आपका क्या है, फ्लेंग ही है, ठीक है ना। फ्लेंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम अगर पूछा जाए तो उसको जानने से पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होता है। कोई धारावाही चालक मतलब उसमें धारा प्रवाह हो सके, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल काम करता है उसका मान हम लोगों को ड्राइव करना है। बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमने बना लिया, लो सर ये लाइनों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहां देखें सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होने वाली है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसमें क्या रखना है, एक धारावाही चालक, लो धारावाही चालक रख दिया, ये रहा धारावाही चालक, ठीक है। अब धारावाही चालक ऐसा भी रख सकते थे सर, तिरछाई क्यों रखा, क्योंकि हमें यहां पर बनाना है एक एंगल थीटा, ठीक है। और जो धारावाही चालक रखा है इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है, स्मॉल एल है, लो, और इसमें बहने वाली जो धारा है उसका मान कितना है, आई है, ठीक। इतना डायग्राम आपने अगर तैयार कर लिया तो इस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है एफ, इसका मान आपको फाइंड करना है, ठीक। तो क्वेश्चन ये आएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होता है, फाइंड कीजिए, ठीक है, या फिर निकालिए या फिर व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना देना है, उसमें क्या कर देना, एक धारावाही चालक रख देना है थीटा कोण बनाते हुए, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है तथा जिसमें बहने वाली धारा आई है। इतनी बातें क्लियर होती हैं। तब उस पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है देखते हैं। पहला पॉइंट तो आपको सीधा लिखना है, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाए जिसकी लंबाई एल है तथा बहने वाली धारा आई है, और उस जो धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब उस पर लगने वाला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बहने वाली धारा के, चुंबकीय धारा के, जितनी चालक में धारा बह रही होगी
वो लगने वाला बल उस धारा के कैसे होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, तथा F उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा पॉइंट, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, एंड साइन थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तब उस पर लगने वाला बल F उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लगने वाला जो बल होता है वो उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लगने वाला बल जो चुंबकीय क्षेत्र बी के भी कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय जो लगने वाला बल होता है F वो साइन थीटा यानी कि थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इन तीनों को जब मिलाएंगे आप तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, F मिला दिया, I V L साइन थीटा, I लिख दिया, V लिख दिया, L लिख दिया, साइन थीटा सबको साथ में लिख दें। F बराबर क्या आ जाएगा, I B L साइन थीटा। इतना बल लगता है कब, जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आराम से अगर लिख देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर मिलेगा तो सीधा सा यही डायग्राम आपको इसी चीजों को आपको लिख देना है, और थोड़ी सी जो भाषा शुरू में यूज करनी है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग कर देनी है। क्या लिखोगे, ये डायग्राम बना के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें धारावाही चालक रखा है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तथा बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, I है, तथा जो धारावाही चालक है वो कितना थीटा कोण पर रखा हुआ है, तब उस पर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, जो कि हमें निकालना है। ये बल F लग रहा है जो कि लगाना है, तो इन बातों पर निर्भर करेगा। चारों पॉइंट आप लिख देंगे, देन ड्राइव कर देंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा ये वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तैयार होने के बाद चलते हैं फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम पर। फ्लेंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम दिया गया 3 बातों के लिए। पहला, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, कोई चालक रखा है तो उस पर कितना बल लग रहा है और उसके धारा की दिशा। इन तीनों की दिशा बताने के लिए, इन तीनों की दिशा को बताने के लिए वैज्ञानिक फ्लेंग आए, उन्होंने बताया कि हम अपने हाथों के अकॉर्डिंग इन तीनों की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फ्लेंग मान के चलिए चिंटू फ्लेंग है, फ्लेंग मान ले, फ्लेंग वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि फ्लेंग के कौन सा नियम है, बाएं हाथ का नियम, तो बायां हाथ ये फैलाएंगे हम। फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हाथ का अंगूठा, अंगूठे की बगल वाली उंगली यानी कि तर्जनी की उंगली तथा मिडल वाली फिंगर तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री यानी कि समकोण पर झुकी हों। क्या, फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे पास वाली उंगली, बाएं हाथ अंगूठे के पास वाली उंगली यानी कि तर्जनी की उंगली तथा बीच वाली फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यानी कि समकोण पर झुकी हों। ये 90 यहां से देखेंगे तो ये वाला भी 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर झुके हों। तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताता है, तर्जनी की उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बी को बताती है, और मिडिल वाली फिंगर यानी कि बीच वाली फिंगर बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। इसे फ्लेंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर फॉर्मूले उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका अंगूठा जी किसको प्रदर्शित करेगा, एफ को, ये आपकी तर्जनी वाली उंगली किसको प्रदर्शित करेगी, बी को, और ये आपका बहने वाली धारा यानी कि बीच की आई को प्रदर्शित करेगी। ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं देन आपको बहुत सफिशिएंट नंबर मिलेंगे बाएं हाथ के फ्लेंग के नियम के अनुसार। एक बार फिर से, फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे के पास वाली उंगली यानी कि तर्जनी की उंगली तथा बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताता है, तर्जनी की उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, एंड आपका बीच वाली जो फिंगर होती है वो किसको बताती है, बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। इसे फ्लेंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्लेंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये भी बड़ा सरल, बड़ी सिंपल। इसमें क्या करना है, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना है, ये फैला दिया। फ्लेंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार अपने हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अगर जो आपका अंगूठा किसको बताए, बहने वाली धारा को, और जो तब फ्लेंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है जो बहने वाली धारा को बताता है, और जो फैली हुई उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को, तथा हथेली के लंबवत खींची गई रेखा इस टाइप से, ये वाली हथेली के लंबवत खींची गई रेखा किसको बताती है, आपको लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। ये है फ्लेंग के
दाएं हाथ की हथेली का नियम। फिर से दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा इसके लंबवत खींची गई रेखा किसको प्रदर्शित करे, आपका लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। इसे दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपकी उंगलियां हो गई, ये बी को बताती हैं, ठीक है, और ये आपका आई है तथा इसके लंबवत खींची गई रेखा जी आपको बताती है। इस तरीके से आप डायग्राम फिर से बना सकते हैं। एफ वी आई बताता है कौन, फ्लेंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, कभी भूल जाएं तो फिर से याद रखना है। एफ मतलब फादर ऊपर रहते हैं, बी मतलब ब्रदर चुंबकीय क्षेत्र, उनके बाद नंबर आता है, और आई मतलब धारा यानी कि हम लास्ट में आते हैं, ठीक है, तो रटना भी नहीं है। एफ मतलब फादर, बी मतलब भाई, आई माने मैं, पहले पापा फिर भैया फिर हम, ठीक है ना। एफ मतलब बल, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब मैं, बस हो गया फ्लेंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये नियम ये इसके आधारित है कि एक हमें क्या लेना है, धारावाही चालक लेना है, ये ले लिया, ठीक है, एक धारावाही चालक ले लिया, इसकी लंबाई एल है, हमने इसका कोई एक छोटा सा पॉइंट ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, तथा जिसमें बहने वाली धारा हमने कही आई है, आई करंट बह रही है, यहाँ पे ना बहा के यहाँ बता दो ना, ठीक है। इसका वही मिडिल का फिंगर ले लिया, सो मिडिल का कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको ओ है, यहाँ से कोई एक पॉइंट है पी स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कितना होगा, यानी कि पी पर हमें बी निकालना है। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि एक समान नहीं, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कोई धारावाही चालक है, उसके कारण कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, बी का माना आप बताइए। तो आपको क्या करना है, एक धारावाही चालक ले लेना है जिसकी लंबाई का छोटा सा पार्ट हम ले लें, डेल्टा एल है, कितना है डेल्टा एल, बीच वाला पार्ट थोड़ा सा ले लें, उस बीच वाले पार्ट से मिडिल बिंदु से कोई स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निकालनी है, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट ने ये कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बहने वाली धारा, इसमें चालक में कितनी धारा बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता बी होती है वो लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है, जो आपने खंड की लंबाई ली है उसके भी कैसे अनुक्रमानुपाती। तथा तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो साइन थीटा की ज्या होती है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो गया। एंड जो फोर्थ पॉइंट आता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, वो उस बिंदु से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बातें क्लियर हो गई। चारों पॉइंट आप आसानी से लिख देंगे, इन चारों को मिलाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे कुछ यहां पर, बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसका मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो सेवर्ट का नियम, जिसका मान यहां पर लिखेंगे कितना होता है 10 की पावर -7, कितना होता है 10 की पावर -7, जिसका मान कितना होता है 10 की पावर -7, चाहे तो मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। जो ये माने कितना रखेंगे 10 की पावर -7, यहां से अगर न्यूमेरिकल भी बनता है देन आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। वो कहेंगे कि एक चालक है जिसमें बहने वाली धारा 5 एम्पियर है, उसके लंबाई कितनी है 2 मीटर है, तथा चालक से जो चालक के मध्य बिंदु है वहां से दूरी कितनी है 5 मीटर है, वो थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा है, तब उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी। तो आप आई का मान रख देना, एल का रख देना, साइन थीटा रख देना, आर रख देना, म्यू 0/4 पाई आपको पता है 10 की पावर -7 होता है, बी का मान निकल के आ जाएगा आपके सामने। इतनी बातें क्लियर है। एक बार फिर से, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निम्न बातों पर निर्भर करती है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी साइन थीटा यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पॉइंट से उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीनों को जब मिलाएंगे तो बी बराबर आंसर निकल के आएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं बायो सेवर्ट के नियम के। लास्ट टॉपिक
है वो भी लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद एक और है आपका अनंत लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी आती है, वो भी कुछ इसी तरीके से आती है। उसमें आपको क्या करना है, एक अनंत लंबाई का चालक ले लेना, ये रहा, ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का चालक, इसमें बहने वाली धारा I है, यहाँ से कोई एक पॉइंट है जिसकी बीच की दूरी R है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B की मान निकालना है। तो जो B होता है चुंबकीय क्षेत्र, जब अनंत लंबाई लें तो वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, जो B होता है वो चालक, अनंत चालक की में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, तथा जो बीच की दूरी उनके जो पॉइंट से, जहां से हमें चालक से जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी दूरी के आपके उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ऐसे। तब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/R, बोलो। जब इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का साइन तो एक साथ में कांस्टेंट आता है μ/2 पाई I/R। इसका मान जो होता है वो होता है आपका, ये तो आपका क्या होगा, एक समान एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आती है μ/2 पाई I/R। इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंज बल। क्या लॉरेंज बल, कोई आवेशित कण जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है और उस पर आवेश Q है। देखो सुनते हैं, लॉरेंज बल क्या होता है, आवेशित चालक पर कितना बल लगता है। मान के चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई B, ठीक, उस पर कोई आवेश है, कोई आवेश कण है जिस पर आवेश हमने मान लिया +Q है। वो क्या कर रहा है, इस B में घूम रहा है, किस वेग से, V वेग से। ठीक है, उस V वेग से घूम रहा है ठीक है, और वो ऐसे घूम रहा है, माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इसके लंबवत घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, लंबवत घूम रहा है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F, उसका मान ऐसे आता है QV। क्या आता है, QBV। जब भी पूछा जाए कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं समझाइए, तो आपको क्या लिखना है, कोई आवेश जिस पर आवेश हमने मान लिया Q है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रहा है, किस वेग से, V वेग से। कैसे, लंबवत चल रहा है। कैसे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है, तब उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, जिसका मान F बराबर QBV होता है। लंबवत ना घूम के अगर वो कैसा घूमने लगे, कोई एंगल बनाते हुए घूमने लगे, थीटा कोण बनाए अगर, तो उसका जो मान आता है निकल के वो आता है F बराबर QVV साइन थीटा। ठीक है, अब समांतर घूमेगा तो थीटा का मान 0 रख देना। ठीक है ना, विपरीत घूमेगा तो माइनस में साइन थीटा, इस टाइप से नेगेटिव। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन पूछे 30 डिग्री पे घूम रहा है, साइन 30 का मान 60 पे घूम रहा है, 60 पे चल रहा है तो आपका 60 रख देना। आप जो भी पूछा जाए आप आराम से लिख सकते हो। इस तरीके से आपका विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव यहाँ आके होता है खत्म। और मुझे आशा और विश्वास है जिस तरीके से हम लोग संपूर्ण रिवीजन सीरीज का जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका प्रेरण वाला, उसका लास्ट से पहले का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो और आपके सामने लेके आएंगे। देन कक्षा 10th की संपूर्ण फिजिक्स का रिवीजन हम कर चुके होंगे। आपको एज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आपका पेपर आएगा उसका रियल एनालिसिस हम करके दिखाएंगे आपको। फिर कह रहे हैं बार बार, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे परेशान हैं साइंस के लिए, आप उनके तक अगर पहुंचा पाएँ तो हमें नहीं लगता इससे बड़ा कोई, बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाहें, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ा कोई कर्म आपके लिए होगा। छोटा सा काम, 5 मिनट का, दिन भर मोबाइल चलाते हो भैया, अगर किसी की मदद हो जाए तो आप जरूर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसको। ठीक है ना, कक्षा 10th के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाने का काम कीजिए। यही मेरे लिए सपोर्ट होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। तब तक के लिए देखते रहिए फिजिक्स बाय आशीष सर, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कभी भी समस्या आती है, आप हमें व्हाट्सएप पे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें आपके फिजिक्स बाय आशीष सर के इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और अच्छा आपके कैसे कर सकते हैं चीज़ों को सॉल्व आउट करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ये हमारा उद्देश्य है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, निरंतर पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।